हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट बीएससी थर्ड ईयर। कल 13 मई 2023 को जो आपका केमिस्ट्री का लास्ट पेपर थ्योरी का हुआ है आपकी ग्रेजुएशन का स्पेशली, और मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ यहाँ पर। और आज थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं पेपर का कि आपका पेपर जो है किस तरह से आपको यूनिवर्सिटी ने किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे गए थे और आपका किस तरह से आंसर आप लोगों ने किया है। होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से सॉल्व किए होंगे। लेट्स से पहले तो इसके आपने नोट पढ़ लिए होंगे कि सारे क्वेश्चंस बेसिकली कंपलसरी है। सिर्फ पहला क्वेश्चन जो है जहाँ पे आपको 8 मार्क्स के होते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस 12 मार्क के होते हैं। आप जो है डायग्राम्स और इक्वेशंस जहाँ पे ज़रूरत होती है वो आपको लिखना ज़रूरी होता है, और आप साइंटिफिक कैलकुलेटर भी इसमें यूज़ कर सकते थे। ठीक है, तो सबसे पहला हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि 8 मार्क के लिए फिल इन द ब्लैंक। सो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको 4 फिल इन द ब्लैंक पूछे गए जो कि हाफ मार्क का एक होता है। इसमें सबसे पहला वो हम डिस्कस करेंगे कि पहला जो फिल इन द ब्लैंक है आपका, ये आपके 6 यूनिट पे रहेंगे। जो आपको 6 यूनिट दिए गए उनमें से ये आपको 4 फिल इन द ब्लैंक आपको पूछे जाते हैं। लेट से पहला अगर हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक, तो सबसे पहला में देखो इन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन क्यून हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये किसके साथ कपल होता है, तो आइदर प्लैटिनम और कैलोमेल इलेक्ट्रोड इसमें जनरली यूज़ किया जाता है। ठीक है, बाकी जो इलेक्ट्रोड होते हैं जैसे गैस इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ग्लास इलेक्ट्रोड वगैरह इसमें यूज़ किए जाते हैं, बट यहाँ पे क्यून हाइड्रोजन के साथ आपको प्लैटिनम और कैलोमेल यूज़ किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपका जो है वो ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब होता है मेटल कार्बन बॉन्ड। जनरली कार्बन आपको पता है ऑर्गेनिक मॉइटी है, और मेटल जो है वो इनऑर्गेनिक फैमिली से बिलोंग करता है। सो ऐसे वाले सारे कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। बट आपको क्या पूछा है कि किस टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मेटल के साथ अटैच होते हैं। सो बेसिकली पाई बॉन्डेड हम जिनको बोलेंगे। सो जिनमें पाई बॉन्ड होगा वो भी कॉन्जुगेशन में, जैसे आप साइक्लोब्यूटाडाइन ले सकते, ब्यूटाडाइन ले सकते, बेंजीन आप ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे वाले लिगैंड जनरली जब मेटल के साथ बाइंड होते हैं तो वहाँ पे डीलोकलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो होती है, राइट। तो यहाँ पे आपको पाई बॉन्डेड का इशू आपका होगा, राइट, क्वेश्चन होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कि जब प्रेशर बढ़ जाता है तब वोलाटाइल लिगैंड के साथ क्या होता है या कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होती है। बेसिकली ऑब्वियस बात है कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं सो द कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है। नेक्स्ट आपको पूछा गया था कि आपका पीएनपी यानी कि जो फास्फोनाइट्रिलिक पॉलीमर होते हैं आइदर वो एनपीएन से लिंकेज होते हैं या तो फिर पीएनपी से होते हैं। चलिए अब सेकंड पे आते हैं। वही क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आपका रहेगा बी, सेलेक्ट दी करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछे गए 4, अगेन हाफ मार्क का एक रहेगा। सो पहला देखते हैं, केमिकल शिफ्ट वैल्यू इज डिपेंड अपॉन। केमिकल शिफ्ट एनएमआर में हमको पता है जो डेल पीपीएम में इसको मेजर करते हैं हम, और ये बेसिकली जो है रेफरेंस वैल्यू से, जैसे एग्जांपल टीएमएस हमारा रेफरेंस होता है, वहाँ से आपका सिग्नल कितनी दूर जाता है। 0 से 10 एक मान लेते हैं एनएमआर की स्केल है। सो 0 के 10 पे अगर मान लेते हैं मेरा 7 पे अगर सिग्नल आता है तो केमिकल शिफ्ट उस पर्टिकुलर प्रोटॉन की कितनी रहेगी, 7 रहेगी। ये किस पे डिपेंड होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिपेंड होता है, एनिसोट्रॉपिक पे डिपेंड होता है, और डोनेटिंग या विड्रॉइंग ग्रुप पे आल्सो डिपेंड होता है। यानी कि इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑल ऑफ दी अबव, राइट। इवन हाइब्रिडाइजेशन पे भी वो डिपेंड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपका डी ब्रॉगली। हमको सबको पता है कि डी ब्रॉगली इक्वेशन जो है वो अनसर्टेनिटी से रिलेटेड आपका रहेगा, और यहाँ पे ड्यूअल कैरेक्टर जो है हम बताते हैं कि राइट, यानी कि एच बाई एम न्यू या फिर एच बाई पी हम बता सकते हैं उसको, राइट। आंसर इज सी। डाइल्यूशन कब बढ़ता है, अगर मान लेते हैं कि मैंने एक बीकर में थोड़ा सा सॉल्ट ले लिया NaCl, मान लेते हैं 10 ग्राम मैंने लिया है, और उसमें अब धीरे धीरे मैं वाटर एडिशन करना चाहता हूँ, राइट। वाटर के एडिशन में कर रहा हूँ, वाटर एज ए सॉल्वेंट। सो जैसे जैसे मान लेते हैं कि मैंने वाटर ऐड करता गया तो सॉल्वेंट बढ़ रहा है, और सॉल्वेंट से बेसिकली क्या होता है, डाइल्यूशन बढ़ता है। इसीलिए हमने देखा होगा कि लैबोरेटरी में 2 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा होता है आपका कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं अपन कि आपके पास एक क्वेश्चन पूछा गया है कि डायडाइड इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट माने क्या होता है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम
पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कितना लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके हिसाब से हम उसकी वेवलेंथ और इंटेंसिटी डिसाइड करते हैं। सो जनरली अगर हम वेवलेंथ या इंटेंसिटी को कोरिलेट करना चाहते हो तो एक छोटा सा ग्राफ हम निकाल के बताएंगे आपको। और इस ग्राफ में देखो क्या दिया है कि एक दिया है, एक एक्सिस पर वेवलेंथ है, एक एक्सिस पर क्या दिया है, इंटेंसिटी है। अब अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो रेड शिफ्ट होता है, जिसको अपन बेसिकली हम बाथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। और अगर वेवलेंथ कम होती है तो उसको हम बोला जाता है ब्लू शिफ्ट, राइट। सो ब्लू शिफ्ट, और आपको पूछा क्या गया है ब्लू शिफ्ट के बारे में, राइट। और ब्लू शिफ्ट माने क्या होता है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, राइट। सो यहाँ पे चारों भी आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। इंटेंसिटी बढ़ रही है, इंटेंसिटी कम हो रही है, राइट। आपका वेवलेंथ बढ़ रही है या वेवलेंथ आपकी कम हो रही है। वेवलेंथ बढ़ रही है बाथोक्रोमिक, वेवलेंथ कम हो रही है हिप्सोक्रोमिक, राइट। इंटेंसिटी बढ़ेगी तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे इसको अपन, ठीक है। डिक्रीज हो रही है तो हाइपोक्रोमिक हो जाएगा। सो द आंसर विल बी व्हाट, योर हिप्सोक्रोमिक वन। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस में इन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स लिखने हैं। आप लोगों ने इसको सही करेक्ट किया होगा। पहला क्वेश्चन आप देखते हैं यहाँ पे, कपलिंग कांस्टेंट किसे कहा जाता है। सो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम कपलिंग कांस्टेंट यानी कि होता है बेसिकली जे, राइट। और जे का जिसको अपन डिनोट करते हैं जे से, और जिसको मेजर किया जाता है हर्ट्स में, राइट। सो कपलिंग कांस्टेंट यानी कि सपोज लेट्स से एग्जांपल, ये उनको अप्लाई होता है जहाँ पे मल्टीप्लेट होते हैं, डबलेट ट्रिपलेट वगैरह, 2 सिग्नल 3 सिग्नल ऐसे वाले। और दो इनका जो डिस्टेंस होता है यानी कि स्पेसिंग या डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट लाइन इन अ मल्टीप्लेट, उसको क्या बोला जाता है, कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं अपन, जिसको अपन मेजर करते हैं हर्ट्स में, डिनोट करते हैं कि इसको अपन जेज। और कई सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है कपलिंग कांस्टेंट और केमिकल शिफ्ट के बेस पे अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट इज़ डिफाइन द लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। अब लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस का मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सेस, यू नो दैट कॉम्प्लेक्सेस में होता है मेटल और लिगेंड्स, राइट। उस हिसाब से आपकी एक कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री वगैरह डिसाइड होती है। सो जनरली रेट ऑफ लिगेंड डिस्प्लेसमेंट अगर जल्दी जल्दी हो रहा है, यानी कि लिगैंड डिस्प्लेसमेंट जल्दी होता है, मतलब क्या होता है कि जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है उन कॉम्प्लेक्सेस की, जिनको अपन लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, ठीक है। सो मतलब रेट ऑफ लिगैंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होते हैं कॉम्प्लेक्सेस के, वो फास्ट होते हैं। ऐसे वाले कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलते हैं, लेबाइल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑक्सोक्रोम किसको बोला जाता है। अब ऑक्सोक्रोम मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सोक्रोम मतलब एक सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है, जिन पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो बेसिकली, राइट, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो, और ये किसी क्रोमोफोर को अटैच होने चाहिए, राइट। या तो सैचुरेटेड या तो अनसैचुरेटेड, ठीक है, ग्रुप बेसिकली अटैच, उनमें और एडिशन क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे वाले ग्रुप अगर क्रोमोफोर को अटैच होते हैं तो उस वजह से एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी पर्टिकुलर उस क्रोमोफोर की बढ़ जाती है। तो हम इसको अपन कलर इन्हांसिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो इंटेंसिटी और वेवलेंथ को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। लेट्स एग्जांपल, बेंजीन अगर आपके पास क्रोमोफोर है तो उस पर लगने वाले OH और NH2 जो है क्या हो जाएंगे, वो ऑक्सोक्रोम हो जाएंगे। सो कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस कौन से हो सकते हैं, या न्यूक्लियर फिशन किसको कहा जाता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का ये आपका क्वेश्चन रहेगा। फिशन मतलब ब्रेकडाउन होना। सो अगर मान लेते कि मेरे पास एक फिशन रिएक्शंस मतलब एक पर्टिकुलर एटम है, उस एटम का कोई न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और जनरली फिशन रिएक्शन जो है ये हेवियर न्यूक्लियस में होता है। फिशन मतलब एक लार्जर साइज न्यूक्लियस जो रहेगा उसका स्प्लिटिंग आपका होता है, और वो स्प्लिटिंग होने के बाद आपको क्या मिलेंगे, टू और मोर देन टू आपको छोटे छोटे आपको न्यूक्लियस मिलेंगे। अब इस प्रोसेस के मान लेते दिस लेट्स एग्जांपल, ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है किसी एटम का, ठीक है, और उसका जब स्प्लिटिंग आपका हो जाएगा तो आपको 2 या 2 से ज़्यादा आपको स्मॉलर न्यूक्लियस आपको मिलेंगे। और इसमें क्या होता है कि दे प्रोड्यूसेस द गामा फोटॉन्स एज वेल एज दे प्रोड्यूसेस द ट्रिमेंडस या लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज़ करते हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, और फ्यूजन माने इनके रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये आपको एक एक सेंटेंस में ये आपको क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने थे। होप ये आप लोगों ने ये आंसर्स आपने लिखे होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 1 पे, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2A, एक्सप्लेन द टर्म लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस विद द एग्जांपल्स। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, राइट इन वन सेंटेंस में,
कि लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं कि जिनमें लिगैंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो बहुत जल्दी होता है, राइट, जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, उनको अपन बोलते हैं लेबाइल। इनर्ट मतलब क्या कि जो जनरली ऐसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। सो ऐसे वाले सारे कॉम्प्लेक्सेस को अपन इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस बोलेंगे, और लेबाइल मतलब जो डिस्प्लेसमेंट जल्दी करते हैं। सो जो जल्दी डिस्प्लेसमेंट करता है मतलब वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, जो नहीं करता है मतलब लेस रिएक्टिव। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस वाले जो होते हैं वो इनर्ट होते हैं, और हाई स्पिन वाले जो होते हैं वो लेबाइल होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं अपन, व्हाट इज़ आर एफ वैल्यू। आर एफ मतलब होता है बेसिकली डायलेशन फैक्टर, और यहाँ पे अपन क्रोमेटोग्राफी में एक जो क्रोमेटोग्राफी का आपकी स्ट्रिप या पेपर होता है उस पर हम बेसिकली स्पॉटिंग करते हैं, और उस स्पॉटिंग के बेस पे स्पॉटिंग करने के बाद उसको अपन किसी सॉल्वेंट में रन करते हैं, और कितना वो रन हुआ है उसके बेस पे अपन उसकी आर एफ वैल्यू निकालते हैं। सो आर एफ वैल्यू बेसिकली मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सोल्यूट डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्वेंट, राइट। और ये जो रेशो निकलता है बेसिकली हम सेंटीमीटर में इसको काउंट करते हैं। सो सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर, ये बेसिकली हो जाएगा आपका 0, राइट। अब मतलब इसको कोई यूनिट नहीं होता है। अब नेक्स्ट है आपका कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आर एफ वैल्यू। पहला टेम्परेचर हो सकता है, किस टाइप का पेपर मीडियम आपने यूज़ किया है वो। तीसरा आपका हो सकता है आपका कि आपने सॉल्यूशन जो लिया है, यानी कि जो सॉल्वेंट आपने लिया है उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है और प्योरिटी कैसे है। और नेक्स्ट है आपका कि आपके पास जो अमाउंट आपने सैंपल का लिया है स्पॉटिंग के लिए वो कैसा है। सो दीज आर द फैक्टर्स, बराबर है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, आपके आर एफ वैल्यू के लिए, राइट। दीज आर द फैक्टर्स, ये आपको वहाँ पे मेंशन करना था। अभी नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आपको पूछा गया था कि SN2 डिसोसिएटिव मैकेनिज्म फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 2 टाइप का मैकेनिज्म आपको देखने को मिलता है, वैसे 3 टाइप का होता है, SN1, SN2 और SN1CB, बट जनरली SN2 जो है ये एसोसिएटिव मैकेनिज्म है, राइट, और SN1 जो है ये डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होता है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस को एक बार आप आपके बुक में चेक कर सकते हैं। सो ऐसे अगर आपको पूछा है कि SN2 डिसोसिएटिव, तो देन वी हैव नो डाउट एट ऑल, है ना। आप एक कोई भी ML5X कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहले X का डिस्प्लेसमेंट आपको करना है, तो ML5 आपके पास बनेगा, और ML5 का कन्वर्शन आप फिर Y के साथ ट्रीट करके आपको ML5Y आपको एक कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा। दिस इज़ नथिंग बट दी योर SN2 डिसोसिएशन रिएक्शन। बट ये ऐसा होता नहीं, आपने बुक में या टेक्स्ट बुक में आप रेफ़र कर सकते हैं, राइट, या फिर आप इसके लिए क्वेरीज वगैरह आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा आपका क्वेश्चन नंबर 2A था आपका, ठीक है। सो सिंपल सी रिएक्शन थी ये। डिसोसिएशन करना मतलब लिगैंड को पहले डिस्प्लेस करना होता है, देन एक कोई इनकमिंग आपका लिगैंड वहाँ पे आपको अटैच करना होता है। सो दैट विल प्रोड्यूस इज द ML5Y, बिकॉज Y जो है वो आपका एक्सटर्नल रिएजेंट, ठीक है, X हमने यहाँ पे बाहर निकाला है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज explain the effect of temperature and the pressure on the stability of the complexes. Again जो कॉम्प्लेक्स होता है, अगेन इट इज़ मेड अप ऑफ द मेटल एंड द लिगैंड। सो जनरली लेबिलिटी एंड द इनर्टनेस जो कंसेप्ट है ये यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर एज वेल द प्रेशर जो लिगैंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो बढ़ जाते हैं, या कॉम्प्लेक्सेस की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, और जिनकी वजह से कॉम्प्लेक्सेस की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है, राइट। सो हम टेम्परेचर को रिलेट करके, प्रेशर को रिलेट करके कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं यहाँ पे, और वहाँ पे बता सकते हैं कि स्टेबिलिटी कैसे कॉम्प्लेक्सेस की कम हो सकती है या बढ़ती है, राइट। सो बेसिकली टेम्परेचर और प्रेशर जो है ये फैक्टर्स है जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। क्रोमेटोग्राफी माइकल स्वेट इसके पायोनियर हैं जिन्होंने ये टेक्निक को एक्सप्लेन किया है। सो अलग अलग क्लासिफिकेशंस अलग अलग तरह से यहाँ पे दिए गए, बेसिकली गैस क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, राइट, जिसमें आयन एक्सचेंज वगैरह एग्जांपल आता है, राइट। सॉलिड क्रोमेटोग्राफी का भी एग्जांपल आपको पता है कि जैसे हम TLC वगैरह लेते हैं, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है। बट जो मेन क्लासिफिकेशन इसका जो है वो हम किस तरह से ले सकते हैं। सो द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स आर वेल क्लासिफाइड इन 3 डिस्टिंक्ट वे। वन इज सेपरेशन मेथड बाय यूजिंग मोबाइल फेज मेथड, बाय यूजिंग स्टेशनरी फेज मेथड। सेपरेशन टाइप की जो मेथड है जिसमें सबसे पहला आता है एग्जांपल एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, exclusion chromatography, and ion basically what ion exchange process. So these are the 4 different types.
मोबाइल फेस के हिसाब से आप लगा सकते हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और गैस क्रोमेटोग्राफी, राइट। और स्टेशनरी फेस के हिसाब से आपके पास एग्जांपल है सॉलिड है, लिक्विड है और गैस क्रोमेटोग्राफी। सो दीज आर द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। नेक्स्ट आपके पास जो एग्जांपल है, क्वेश्चन पूछा गया है 3R का, स्टेट द बियर लैम्बर्ट्स लॉ एंड गिव इट्स लिमिटेशंस। सो लैम्बर्ट्स-बियर्स लॉ या Beers-Lambert's law basically related with the absorption which is directly proportional to the what, the concentration and the path length, right। यानी कि CA is equal to C into L and that epsilon is basically the proportionality factor. Now it depend upon the concentration of what the solute, हमने क्या किस टाइप का concentration लिया है, solution का concentration कैसा है आपका, right, what type of range we are used now, so there are many some limitations are there, ठीक है। और किन सॉल्यूशंस को ये अप्लाई होता है, जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जनरली ये अप्लाई होता है, राइट। हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हम ले सकते हैं क्या, या किस टाइप का मॉलिक्यूल आपका होना चाहिए, यहाँ पे हम कुछ लिमिटेशन उसके बता सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे, व्हाट आर द फैक्टर्स फेवरिंग द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस का मतलब होता है कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, मतलब हमारे सिस्टम, हमारे बॉडी सिस्टम में हीमोग्लोबिन जो है ये काम करता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का, कैरी करने का, राइट। और हीमोग्लोबिन में बेसिकली होता है आपका पॉर्फिरिन लिगैंड और होता है आयरन जो मेन कोर मॉइटी है, राइट। और बेसिकली जो आयरन है लंग्स में आपका बाइंड होता है ऑक्सीजन के साथ, ओके। मैं रिएक्शंस आपको बताऊंगा किस तरह से होता है, और वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होता है किधर, आपके मसल में। सो मसल में CO2 के साथ बाइंड होता है, ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, एंड देन वहाँ से आपका वापस से आके जो है वो बैक टू लंग्स में, इस तरह से आपकी प्रोसेस आपकी चलती रहती है। मतलब जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वहाँ पे आपको क्या बताना है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए क्या क्या फैक्टर्स फेवर करते हैं। सो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है लंग्स में, सो बनता है आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनकर अब वो स्ट्रक्चरल चेंजेस वगैरह होते हैं, फिर वो मसल में जाता है, राइट। मसल में बेसिकली क्या होता है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन CO2 का ज़्यादा होता है, तब वो क्या करता है कि Hb जो है वो O2 को रिलीज़ करता है और CO2 को बाइंड करता है, मतलब बनेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वापस लंग्स में आएगा, लंग्स में आने के बाद O2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, राइट, तो वो CO2 को रिलीज़ करेगा, O2 को बाइंड करेगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस ये चलते रहती है। अब इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तो एक फैक्टर ऐसा होता है कि टेम्परेचर, हम इसको बोल सकते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट जो है जिसको अपन बोला जाता है बोहर इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड द pH इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर नाउ फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। सो लंग्स में और मसल में pH जो है ये अलग अलग होती है, सो दैट्स वाई बाइंडिंग एफिनिटी जो है लंग्स में O2 की ज़्यादा होती है और मसल्स में CO2 की ज़्यादा होती है। सो दैट्स वाई वी हैव लाइक द प्रोसेस नाउ। Next one, classify the inorganic polymers on the basis of nature of monomer in the polymer chain. इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में सबसे पहले एग्जांपल हम फास्फोनाइट्रिक पॉलीमर ले सकते हैं, PNP वाला। दूसरा हम बोराजिन ले सकते हैं, जहाँ पे आप इनऑर्गेनिक बेंजीन जिसको बोला जाता है, राइट, वहाँ पे हम मोनोमर की किस तरह से रिएक्शन होती है वो हम बता सकते हैं, राइट। सो पॉलीमर्स बेसिकली मतलब क्या होता है, सो इट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ द मोस्ट द लार्ज नंबर ऑफ द मोनोमर्स ना, ओके, एंड दैट फॉर्म द पॉलीमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि मैग्नीशियम का बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में या बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या रोल होता है। पहला तो मैं रोल बताना चाहूँगा आपको, या आप लोगों ने मेंशन किया होगा, क्लोरोफिल में होता है वो मैग्नीशियम विच इज़ द कोर पार्ट ऑफ द क्लोरोफिल। और फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो मैग्नीशियम है, राइट, पहला। अगर हम ह्यूमन बॉडी में अगर हम बात करते हैं तो कई सारे एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने का काम जो है ये मैग्नीशियम करता है। जैसे नर्व को रेगुलेट करना है, राइट, कई सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस हम जैसे DNA सिंथेसिस वगैरह है, राइट, प्रोटीन सिंथेसिस में जो है मैग्नीशियम को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, राइट। सो मैग्नीशियम इज़ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सोडियम की, सो सोडियम हमको पता है कि सोडियम प्लस जो है ये इम्पॉर्टेंट आपका आयंस है, राइट, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में। और सोडियम जो है ये अगेन पंपिंग एक्शन में होता है, फिर ये कई सारे नर्व बैलेंस को करता है। बेसिकली सोडियम इज़ आल्सो पार्टिसिपेट इन वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ना,
राइट। सो एक्स्ट्रा सेल्युलर टू इंट्रा सेल्युलर है ना, और सोडियम का बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी होता है, राइट। दैट्स वाई वी आर हैविंग इन फूड जनरली हम सोडियम का यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड का बेसिकली, राइट। सो सोडियम की भी कई सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका कि एक्सप्लेन द सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अभी सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनोमेटेलिक तो मतलब ये समझ में आ गया कि मेटल कार्बन बॉन्ड, राइट। अब यहाँ पे मेटल तो ठीक है कोई भी ले सकते हैं, बट सिग्मा बॉन्डेड का मतलब क्या होना चाहिए कि जहाँ पे कार्बन आपका सिग्मा बॉन्डेड हो। सो ऑर्गेनोलिथियम, ऑर्गेनोमैग्नीशियम जिसको अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, और हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि कई सारे एप्लीकेशंस आपने देखे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, जहाँ पे आपका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइड जनरली हम यूज़ करें, जैसे CH3 ले लिया आपने। सो दीज आर सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और भी कई सारे एग्जांपल, राइट। अगर हमने टंगस्टन Me6 मतलब टंगस्टन के साथ मेथिल अगर 6 ले लिए तो वो भी आपका सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक का एग्जाम्पल है। अभी पाई बॉन्डेड का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे कार्बन की मॉइटी क्या होनी चाहिए, sp2 या sp होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल जीसस सॉल्ट है, जैसे एग्जांपल फेरोसिन मॉलिक्यूल है, कई सारे एग्जांपल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक्स हैं, राइट। क्रोमोसिन है आपके पास, यानी कि क्रोमियम है बीच में, सैंडविच कंपाउंड जिसको अपन बोलते हैं, राइट। फेरोसिन आपको पता होगा, आयरन बीच में रहेगा, ऊपर और नीचे आपके साइक्लोपेंटाडाइन रहेंगे। और क्रोमोसिन में क्या होता है, क्रोमियम बीच में होता है, बेंजीन ऊपर और नीचे होता है, राइट। दीज आर कॉल्ड एज ए पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था यहाँ पे कि व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ व्हाट द फॉलोइंग ऑन FeCO5। FeCO5 मतलब होता है आयरन पेंटा कार्बोनाइड। आयरन पेंटा कार्बोनाइड जो है ये एक मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, राइट। मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स है, और जिसका स्ट्रक्चर जो है ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, राइट। मतलब आयरन को 3 CO प्लेन में अटैच्ड है, ओके, और 2 CO जो है ऊपर और नीचे, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर बना हुआ, दैट इज कॉल्ड एज ए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब यहाँ पे हैलोजन की जब रिएक्शन होती है, FeCO5 इज कम्प्लीटली 18 इलेक्ट्रॉन रूल, मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर उसका कितना है, 18 है, मतलब वो स्टेबल है। और अगर हम हैलोजन की रिएक्शन करते हैं तो एक CO का रिप्लेसमेंट होता है, और वहाँ पे 2 हैलोजन वहाँ पे लग जाते हैं। मतलब FeCO5 के साथ अगर हम हैलोजन की रिएक्शन करते हैं, सो दैट विल कन्वर्ट्स इनटू द FeCO4X2, मतलब 2 हैलोजन वहाँ पे लगेंगे एक CO को रिप्लेस करने के बाद, और एक CO आपका यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। रिप्लेसमेंट बेसिकली यहाँ पे हो रहा है, राइट। सो इसको हम रिएक्शन बता सकते हैं FeCO5 की, किसके साथ में, हैलोजेंस के साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा आपका दैट इज़ FeCO5 विथ NaOH। मतलब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन की, तो जनरली ऐसे केसेस में रिएक्शन होती नहीं है। अगर हम FeCO5 को प्रोटोनेट करते हैं पहले एसिड के साथ, तब हम OH उस पर रिएक्शन करा सकते हैं। नाइदर जनरली FeCO5 जो है ये NaOH के साथ में रिएक्शन नहीं दिखाता है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आप मेंशन कर सकते थे। आप पता नहीं आप लोगों ने इसका आंसर किस तरह से लिखा है, बट जिन लोगों ने ये लिखा होगा, सो दैट एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, ओके। तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन जहाँ पे हमने FeCO5 को रिएक्ट किया है हैलोजन के साथ में और NaOH के साथ। आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 पे, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। पहला ही क्वेश्चन आपको पूछा गया कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मतलब क्या होता है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से हम जनरली एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं यूजिंग UV लाइट। लेट्स एग्जांपल होमो से लेकर ल्यूमो में हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं बाय द इंटरेक्शन विद UV, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जनरली क्या होता है कि एक लेवल में से इलेक्ट्रॉन है दूसरे लेवल में आपके जाते हैं। अब पाई टू पाई स्टार मतलब जहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ओलिफिन है, ब्यूटाडाइन है, आप बेंजीन ले सकते हैं, साइक्लोब्यूटाडाइन ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। सो इसकी एमओ डायग्राम पहले निकालने पड़ेंगे पाई टू पाई स्टार। जैसे मान लेते हैं कि पाई बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो UV लाइट इरेडिएट करने के बाद हो जाएगा आपका पाई से लेके पाई स्टार में चला गया। ऐसे वाले ट्रांजिशंस को हम बोलते हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। जनरली इनकी एनर्जी कम होती है, सो वेवलेंथ जनरली ज़्यादा होती है। N2 सिग्मा स्टार मतलब कौन से वाले हैं कि जहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके सिग्मा में जा रहे हैं, सिग्मा स्टार में। सो ऐसे वाले की एमओ डायग्राम कैसे रहेगी, सिग्मा, नॉन बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार। सो अब नॉन बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन आपका सिग्मा स्टार में जा रहा है, एनर्जी सबसे कम रहेगी और वेवलेंथ आपकी ज़्यादा रहेगी। ऐसे एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, अल्कोहल्स हो सकते हैं, RCH2, X की जगह पे आप OH लिखो, NH2 लिखो, ईथर ले सकते हैं, ठीक है, SH मतलब थायल्स वगैरह सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाइपर और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट का मतलब क्या होता है। ये रिलेटेड है इंटेंसिटी की, मतलब ईमैक्स। सो ईमैक्स आपकी बढ़ रही है तो जिसको अपन हाइपर क्रोमिक बोल सकते हैं, इंटेंसिटी जहाँ पे कम होती है वो हो जाएगा आपका हाइपो। नाउ कैलकुलेट द फंडामेंटल मोड्स ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वाइब्रेशंस। लीनियर के लिए कितने होते हैं, जो मॉलिक्यूल लीनियर होते हैं उनके लिए 3n-5 है, जो नॉन लीनियर है उनके लिए 3n-6 है। अब CO2 कैसा है, लीनियर है, सो 3 × n-5, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, सो 3 × 3 - 5 इज इक्वल टू 4 आंसर हो गया। अमोनिया अगेन नॉन लीनियर, हाँ अमोनिया इज नॉन लीनियर, 3n-6, 3 × 4 - 6, तो आपका हो जाएगा आंसर अगेन 6। CH4 कैसा है, ये भी नॉन लीनियर है, सो 3n-6, सो 3 × टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर 5 - 6 इज इक्वल टू 9। C6H5 कैसा रहेगा आपका, so it is 3n-6, total number of atoms are 11, 3 × 11 - 6 is equal to 27. So 4, 6, 9 and 27, these are the fundamental modes, okay, for your given exam. Again same question, define and explain the suitable example of chromophore and oxochore. chromophore हमें अभी पढ़ा है कि chromophore किसको बोला जाता है, कि जो लाइट को रिस्पॉन्सिबल, लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, उसको अपन क्रोमोफोर बोला जाता है। और ये कौन होते हैं, जनरली दे आर पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स या तो फिर दे आर नॉन बॉन्डिंग कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। तो क्रोमोफोर आप कोई भी ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं क्रोमोफोर, बेंजीन क्रोमोफोर ले सकते हैं, राइट, जो लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है। अब ऑक्सोक्रोम कौन हो जाएगा, क्रोमोफोर के ऊपर अगर एडिशन में अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट है जिनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जैसे OH है, NH2 है, NR2 है, राइट, SH है, ऐसे वाले ग्रुप अगर क्रोमोफोर पर रहेंगे सो वो क्रोमोफोर की एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी और बढ़ा देते हैं। जैसे एग्जांपल बेंजीन इज द क्रोमोफोर, बट अगर उस पर OH लगा तो मतलब फिनॉल, वो हो जाएगा आपका ऑक्सोक्रोम। एक्सप्लेन द वेरियस मोड्स ऑफ व्हाट, वाटर, वाइब्रेशंस वाटर। तो वाटर कैसा है आपका, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, तो 3n-6 हो जाएगा, 3 × 3 - 6, तो आपका आंसर कितना आएगा, 9 - 6 हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी व्हाट, 3। मतलब टोटल 3 अलग अलग आपको वाइब्रेशंस के मोड दिखेंगे। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कि एक हो गया बेंडिंग, मतलब दोनों हाइड्रोजन अंदर की तरफ आएंगे जहाँ पे बॉन्ड एंगल चेंज होगा। एक हो सकता है आपका कि बॉन्ड लेंथ आपका चेंज हो रहा है, और जब बॉन्ड लेंथ आपका चेंज होता है ना, राइट, तो उसको अपन बोलते हैं स्ट्रेचिंग, और जब बॉन्ड एंगल आपका चेंज होता है तो उसको अपन बोलते हैं बेंडिंग। सो जनरली स्ट्रेचिंग जो है वो 3200 से लेकर 3400 पे आपको ब्रॉड पीक मिलता है, सो दैट इज कॉल्ड एज द OH। सो दीज आर द सम वाइब्रेशंस इन वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ट्रांजिशंस आपको बताने हैं। अल्डिहाइड में π2 π* हो सकता है, N2 π* होता है। बेंजीन में होता है π2 π*। इथेन मॉलिक्यूल जो है इसमें सिर्फ σ2 σ* ही मिलेगा आपको, और जो CH3CONH2 मतलब एसिटामाइड, उसमें π2 π* भी होगा, N2 σ* भी होगा और N2 π* भी होगा। ऐसे ट्रांजिशंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, सिर्फ आपको बताना है यहाँ पे, राइट, किस तरह से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8A यानी कि नंबर 4, व्हाट वाई TMS इज ए इंटरनल स्टैंडर्ड नाउ। SiMe4 मतलब सिलिकॉन को 4 आपके क्या लगे हुए, मिथाइल ग्रुप लगे। अब ये कम्प्लीटली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सो स्ट्रॉन्ग और शार्प सिग्नल आपको मिलेगा। ईजिली आपका ये कंपाउंड जो है या रेफरेंस जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ सोल्यूबल होता है, ठीक है, और ये इनर्ट है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता है, इसीलिए तो इसको स्टैंडर्ड बोला जाता है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है केमिकल शिफ्ट, ये 0 होती है जनरली, मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की वैल्यू 0 आपकी नहीं आती है, मतलब सारे 0 के ऊपर जाते हैं, इसलिए TMS को हम जनरली इंटरनल स्टैंडर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कुछ आपको टर्म्स एक्सप्लेन करने हैं। स्पिन कपलिंग मतलब J। अभी स्पिन कपलिंग मतलब क्या होता है कि स्पिन कपलिंग का मतलब है बेसिकली कि जो J है, राइट, अगर एडजेसेंट प्रोटॉन अगर हमने लिए हैं, जैसे H और H दिए हैं, राइट, दोनों के दोनों अलग अलग है। अब दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट है I = ½ दूसरे की भी I = ½ दोनों अलग अलग, अब दोनों ही इंटरेक्ट होंगे। मतलब क्या कि मैग्नेटिक इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल न्यूक्लियर स्पिन, और जिसकी वजह से आपको मल्टीप्लेट्स आपको मिलते हैं, जिसको हम बोला जाता है कपलिंग कांस्टेंट या स्पिन कपलिंग, जिसको मेजर किया जाता है हर्ट्स में, डिनोट करते हैं अपन किसमें, J। नेक्स्ट है आपका पीक एरिया। अब पीक एरिया मतलब क्या कि जैसे हाइट वगैरह होती है उसी तरह से अपन उसको बोलते हैं कि कितना एरिया उसने कवर किया है उस पीक ने। सो पीक एरिया मतलब होता है कि द एरिया ऑफ द पीक विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम द एटम बेसिकली, या नंबर ऑफ न्यूक्लिया ऑफ दैट एटम दैट आर द प्रेजेंट। जितने ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे उतना ज़्यादा उसका पीक एरिया रहेगा।
नाउ एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स मेटास्टेबल आयन। अब मेटास्टेबल आयन एंड मॉलिक्यूलर आयन। मेटास्टेबल आयन मतलब क्या होता है? मेटास्टेबल आयन इज बेसिकली उसको बोला जाता है जहाँ पे नॉन इंटीग्रल उसका हाँ, मेटास्टेबल आयन मतलब जो आयंस है जो आयनाइजेशन चैम्बर में बनता है, और ऐसे आयंस जनरली जो बनते हैं उनका नंबर नॉन इंटीजर होता है, ठीक है, नॉन इंटीजर, और उसको निकालते हैं अपन डॉटर मास ऑफ व्हाट दी डॉटर डिवाइड बाय मास ऑफ पेरेंट आयन, ऐसे निकाला जाता है मेटास्टेबल आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मॉलिक्यूलर आयन का। मॉलिक्यूलर आयन मतलब क्या होता है कि कोई भी न्यूट्रल गैसेस मॉलिक्यूल पे हमने इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड किया और वो मॉलिक्यूल आपका बेसिकली क्या बन गया? रेडिकल कैटायन बन गया। उसको अपन पेरेंट आयन बोल सकते हैं, उसको अपन मॉलिक्यूलर आयन बोल सकते हैं। अब क्या होता है, दोनों का भी मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है। किसका किसका? न्यूट्रल गैसेस मॉलिक्यूल का और आपके एम रेडिकल कैटायन का। ओके, और मॉलिक्यूलर आयन बेसिकली एक स्पेशल पीक होता है उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग ऑन द केमिकल शिफ्ट। ठीक है, अब केमिकल शिफ्ट बेसिकली मतलब एक क्या है? एक वैल्यू है, राइट, या फिर हम ऐसा बोल सकते कि सिग्नल कहाँ पे आपका आता है स्पेक्ट्रम में, और इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दी आइसोमेरिक एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट है, हाइब्रिडाइजेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, ऐसे वाले, जैसे एग्जांपल बेंजीन एनिसोट्रॉपिक की इफेक्ट की वजह से आपका 6 to 8 पे जाता है, अल्डिहाइड आपका 9 से 11 पे जाता है, 9 से 11, ओलेफिन्स आपका अगेन 6 से 8 में आता है। सो दीज आर बेसिकली ड्यू टू द एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ मेनी NMR सिग्नल्स आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग कंपाउंड। सबसे पहला एग्जांपल है आपका CH4 में 1 मिलेगा, CH3 OCH3 देखो पूरा इक्विवेलेंट है, 1 मिलेगा, लेकिन टोलिन पे नहीं है। टोलिन पे देखो मिथिल दिया हुआ है 1, ऑर्थो पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन है तो B हो जाएगा, मेटा पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन है तो C हो जाएगा, और लास्ट में पैरा पे 1 है D, इसलिए 4 सिग्नल। और साइक्लोहेक्सेन में भी कितने मिलेंगे? 1 ही सिग्नल आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसे। सो कैलकुलेट द एम्बाइजेड वैल्यू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे एम्बाइजेड वैल्यू मतलब क्या होता है? मास टू चार्ज रेशो। और सबसे पहले क्या करना है हमको कि जो जो मॉलिक्यूल्स हमको दिए हैं उनके मॉलिक्यूल फार्मूला लिखो। पहला मॉलिक्यूल कौन सा है? CH3 ट्वाइस CH+, मतलब क्या हो जाएगा आपका? और M/Z मतलब क्या होना चाहिए कि चार्ज कितना है, जैसे मॉलिक्यूलर आयन का कितना होता है? M/Z। ठीक है, ऐसे। सो C3H7 पहला है विथ पॉजिटिव चार्ज, C3H7 प्लस, उसका M/Z कितना होगा? CH4 प्लस है, उसके बाद C2H6O प्लस है, C3H6O प्लस, राइट। कार्बन 12 मास होता है, हाइड्रोजन 1 मास होता है, और ऑक्सीजन 16 होता है। बस इनके एडिशन करते जानी है और उसका मास आपको लिखना है। ठीक है, चार्ज सबका 1 है तो डिवाइड बाय 1 कर दो तो सबका आंसर सेम आएगा। C3H7 प्लस का कितना आता है? 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन 43 सॉरी। CH4 प्लस का कितना आता है? 16। C2H6O कितना आएगा? 46, और C3H6O कितना आता है? 58। सो अगर हम इन सबको डिवाइड बाय 1 करते हैं क्योंकि सब पे 1 पॉजिटिव चार्ज, सो बेसिकली योर आंसर विल बी 1, 43, 16, 14 and 58. So these are the M/Z values for particularly your given molecules. So इस तरह से जो है आप क्वेश्चंस को अपने, शायद आप सारे लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया हो, राइट।